वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे मित्रों, आज जैसा कि ऊपर टॉपिक आपने पढ़ा है कि जाऊं तो जाऊं कहाँ, ये एक बहुत पुराना फिल्मी गाना है, लेकिन मैं आज ये व्यथा जो बताने जा रहा हूँ ये हमारे टैक्सी चालक की हो रही है। पूरे विश्व में त्रासदी आती है, सब जगह सारा काम होता है। इसी प्रकार दिल्ली में भी त्रासदी आई, हिमाचल में भी आई, राजस्थान वगैरह सब जगह आप देख रहे हो कि सारे रास्ते बंद हैं। तो मेरा स्वाभाविक निकल गया, जाऊं तो जाऊं कहाँ, मुझे अपनी गाड़ी लेकर घर से बाहर निकलना है और काम के लिए जाना है। तो मैं कहता हूं जाऊं तो जाऊं का, मैं नहीं, मेरे सभी साथी कहते हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उस वीडियो पे मैं जो बात करने जा रहा हूं, मुझे अपने घर से निकलने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। मेरे को कोई सरकार मदद नहीं करती मेरे को कोई भी सरकार की सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं होता। आज सरकार ने कह दिया कि दिल्ली में 3 दिन की छुट्टी है रविवार तक, मतलब मुझे जो थोड़ा बहुत काम मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। मैं ओला उबेर चलाता हूं, मैं टूरिस्ट गाड़ी चलाता हूं, टूरिस्ट नदारद हैं, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, जितनी होटल बुकिंग है सब कैंसिल हो रही हैं। आज हमारे बिजनेस का पीक टाइम है, टूरिस्ट को घूमने जाना, लेकिन नहीं जा पा रहे क्योंकि सब जगह पहाड़ पर जो त्रासदी आई है आपसे छुपा नहीं। हमारे बहुत से साथी अपने प्राण त्याग चुके हैं, गाड़ियां नष्ट हो चुकी हैं, गाड़ियां खत्म हो चुकी हैं। आज की अगर मैं बात करूं कि मुझे क्यों आना पड़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। आप छोटा सा एक मेरी बात सुन लीजिए। कई मित्र कहते हैं कि आप यार कमाते नहीं हो, आप लोग करते क्या हो, आपके पास गाड़ी है, आप क्यों बार बार रोते रहते हो। तो मेरे मित्रों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे को सवेरे उठते ही 500 रुपया बैंक के नाम का निकालना होता है एक दिन का। मेरी 15,000 रुपये किस्त होती है। मेरा मानूं, मैं जो बात कर रहा हूं मेरे को लेके, मेरे जो भाई टैक्सी चालक अपनी गाड़ी चलाते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं फिलहाल। उसके बाद अलग अलग लोगों की बात आऊँगा, लेकिन फिलहाल मैं टैक्सी जिनके पास अपनी है, चाहे एक है या कितनी है, सबसे पहले सवेरे उठते 500 रुपये का बोझा उनके सर के ऊपर है कि 500 रुपये उसको उस दिन लाने हैं, तब जाके उसकी बैंक की किस्त जाएगी। वरना अगर आज 500 नहीं कमाए तो कल वो किस्त डबल हो जाएगी, और यही कर्जे का एक मेन कारण है। उसके बाद जरूरी चीज मेरे मित्रों आ जाती है 200 रुपया हमारे मकान का किराया। 6,000 रुपये का हमारा किराया होता है मिनिमम, जो हमें दिल्ली एनसीआर में मकान कमरा मिलता है उसका 6,000 होता है। बिजली छोड़ दीजिए, पानी छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ मकान के किराए की बात करता हूँ, 200 रुपया वो होता है। 500 रुपया आपका हुआ गाड़ी की किस्त का, 200 रुपया और मकान का जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। उसके बाद 50 रुपया रोज का मुझे इंश्योरेंस का निकालना पड़ता है, जो मेरी हर साल होती है। इंश्योरेंस के बिना मेरी गाड़ी नहीं चल सकती। 100 रुपया मुझे गाड़ी के मेंटेनेंस का नाम का रोज का निकालना पड़ता है। टायर भी हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस भी है, उसके लिए 100 रुपया रोज का निकालना पड़ता है। उसके बाद 50 रुपया मुझे सरकार के टैक्स के लिए रोज निकालने पड़ते हैं। जैसे पैनिक बटन के 8,000 रुपये हो गए, M30 पार्किंग 3,000 रुपये हो गई, परमिट 500 रुपये हो गया, रोड टैक्स हो गया, इसी तरह से कोई कुत्ता टैक्स, बिल्ली टैक्स, ABC, कितने भी टैक्सों के नाम ले दो, तो कुल मिला के 5 और 2 700 और एक 800, एक 900 रुपया एक दिन का मेरा खर्चा है। अगर मैं गाड़ी लिया हूं तो मुझे 900 रुपये देना पड़ेगा। अगर मैं एक दिन छुट्टी कर लेता हूं तो अगले दिन वो पैसा 1,800 रुपये हो जाता है। किसी ने पूछा कि तुम इतने घाटे में कैसे चले जाते हो, तुम कैसे मालिक बनकर रोते रहते हो, हर समय आप सरकार से कुछ मांगते रहते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार से बेशक मांगते रहते हो, लेकिन सरकार ने कभी हमें दवन्नी नहीं दी। सरकार ने हमारी कोई बात सुनी नहीं। आज केजरीवाल जी ने, LG साहब ने कह दिया कि भाई 3 दिन बंद रहेगा। 3 दिन में जो दफ्तर खुलते, कोई हमारी गाड़ी से स्कूल जाता, कोई हमारी गाड़ी से ऑफिस जाता, कोई हमारी गाड़ी से घूमने जाता। आज रोड पर डिमांड नहीं है तो गाड़ी कहां से चलेगी। मेरे को, मेरे भाइयों को 900 रुपये आज का कौन देगा। फिर आप नए नए फरमान निकाल देते हैं। आज डीजल बंद हो गया, अब CNG बंद करके हाइड्रो लाओ,
अब सीएनजी बंद करके आप इलेक्ट्रिक लाओ। इलेक्ट्रिक गाड़ी की कितनी कीमत है? मैंने जो बोला मैं जाऊं तो जाऊं कहां मेरे मित्रों? जिन परिवारों के साथ बीतती है ना, जिनके घरों में पानी आ गया, एक कपड़ा वो नहीं ले जा सके, खाने की तो बात बहुत दूर की है। किसका मन करता है कि झुग्गी में जाके रहा जाए? किसका मन करता है कि फुटपाथ पे रहा जाए? पर ये मजबूरी है, पापी पेट के चक्कर में मेट्रो शहरों में लोग आ जाते हैं, या दूर दराज किसी भी गांव में रहते हैं, अपनी जीविका के लिए अपना होम टाउन छोड़ के कहीं बाहर जाते हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर त्रस्त है, कोई परेशान है, तो वो है मिडिल क्लास, मध्य वर्गीय परिवार जो आते हैं। ना वो अमीरों में, ना वो गरीबों में, ना उनको पूरी सुविधाएं मिलती हैं और ना वो पूरी सुविधाएं ले पाते हैं और ना ही उनसे भीख मांगी जा सकती। मैं तमाम भारतवर्ष के बुद्धिजीवियों से और समस्त अपने टैक्सी चालक भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार तक पहुँचाएं, अपने विधायक, अपने पार्षद, अपने सांसद तक पहुँचाएं, एमएलए, एमपी और कॉर्पोरेट तक, जिससे उनको टैक्सी चालक की पीड़ा का पता लग सके, उसको अनुमान हो कि जो आत्मनिर्भर हैं वो कैसे बेरोजगार और कर्जदार हो रहे हैं। हर चीज के लिए, किसानों के लिए, औद्योगिक घरानों के लिए, झुग्गी झोपड़ी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई सुविधा सहायता का कानून है एक टैक्सी चलाने वाले के लिए, जो कि आपको खुशियां देता है। आप टैक्सी करते हैं, जब आप घूमने जाते हैं, आप उस समय पूरा खुश रहते हैं कि हाँ मैं टैक्सी एंजॉय कर रहा हूँ, मैं अपनी कार का मालिक बन गया ड्राइवर के साथ। आप अपने आप को धनवान समझते हैं। आप जब टैक्सी करके अपने ऑफिस जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मैं अपनी कार में बैठा हूँ, ये मेरा ड्राइवर है। आपको गौरवित, हम गर्व महसूस करवाते हैं, हम आपको खुशियाँ देने वाले लोग हैं। और कभी हमने गलती से अपना पूरा भाड़ा मांग लिया तो दोस्तों मेरे शब्द कड़वे हैं, इनकी मां मर जाती है। कल मेरे पास एक सज्जन आए, देवी थी, ड्राइवर हैं, अपनी गाड़ी चलाती हैं। 17 में गाड़ी ली, किसी की गारंटी दे दी, बैंक उनकी गाड़ी उठा के ले गया। 17 में गाड़ी ली, 18 में गाड़ी ले गया, 20 में कानूनी लड़ाई लड़के उसने गाड़ी वापस ली। वापस लेने के बाद प्रेगनेंसी, बच्चा हुआ उसको, बच्चे करके उसको आप जानते हैं 5-6 महीने का जो समय होता है, वो अपने काम पर नहीं जा सकी। उसके बाद में वो नोएडा गाड़ी खड़ी थी, नोएडा से गाड़ी दिल्ली लेके उसका देवर आ रहा था, तो रास्ते में डीटीओ ने पकड़ लिया। उसने बताया कि मेरी गाड़ी इतने महीने से खड़ी है और मैं गाड़ी की आप हालत देख लें, टायर भी नहीं है, सीटें भी नहीं है, लेकिन उसकी गाड़ी उठा के बंद कर दी और 35,000 का फरमान उसके हाथ में दे दिया गया। मित्रों, कोई तो ऐसा बोर्ड होगा, कोई तो ऐसा सुनवाई वाला आदमी होगा, कहीं तो सुनवाई कर सकते होंगे। कोई भी नहीं हमारे लिए कोई ग्रीवेंस सेल नहीं है, ना केंद्र सरकार में ना राज्य सरकार में। हम ऐसे प्रताड़ित होते चले जाएं, ऐसे ही मरते चले जाएं। आज कर्ज पर कर्ज, इससे कर्जा ले लिया, उससे कर्जा ले लिया, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। आप देखते हैं ना एक ऑटो वाला कितने का ऑटो लेता है, वो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज देते देते दुनिया से चला जाता, लेकिन उसका कभी फाइनेंस क्लियर नहीं होता। यही हाल आज टैक्सी वालों को हो गया। आज दिल्ली के अंदर सिटी टैक्सी जो चलती है बिना बनावटी, 8 साल का परमिट था और सब खून के आंसू रो रहे थे। क्यों गाड़ी नहीं परिवर्तन कर सके? कि जरिया नहीं था इनकम का। मैंने अभी आपको खर्चा बताया ना, 950 रुपए एक दिन का खर्चा है गाड़ी को लेने के बाद। और उसके बाद में हारी बीमारी आ जाए तो किसी ना किसी रूप में खर्चा चला रहता है, ब्याज पर ब्याज लेते रहते हैं। जितने दिन हम खड़े रहे उतने दिन के हिसाब से 950 को गुना कर लो। अगर 10 दिन हम बीमारी करके नहीं जा पाए तो 95 रुपये कर्जा हमारे ऊपर हो गया, वो कोई माई का लाल नहीं उतार सकता। इसी करके हम गाड़ियां नहीं चेंज कर पाते। मुझे याद है जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो मैं उनके निजी सचिव से मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि भाई आप गाड़ियां डाल लीजिए, हम ऐसी गाड़ियां ला रहे हैं रेडियो टैक्सी। तो मैंने कहा जी हमारी बसें ठीक हैं,
उन्होंने मुझे कहा कि हम इन गाड़ियों में बैठना नहीं चाहते, कहीं जाते हैं इसकी लाइट खुल जाती है, कहीं टायर का व्हील कब खुल के भाग जाता है, कहीं सीट में से स्प्रिंग निकल जाता है। ये काली पीली की गाड़ी का उन्होंने बात करी और काली पीली की गाड़ी की जो छवि उनके मन में बनी हुई थी उसको देखते हुए उन्होंने ये डीडो टैक्सी ला दी। और आज दोस्तों आप सतर्क हो जाएं, आज आपकी गाड़ियों की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारे कुछ चालक भाई भी अच्छे से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते। अगर यही हाल रहा तो सरकार के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ब्लू कंपनी जैसी कंपनियां आने को तैयार बैठी हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने अपने यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार है। वो लोग कमाई नहीं देखते, वो 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। 3 साल वो कहते हैं मेरी गाड़ी चल जाए, 3 साल बाद मेरी गाड़ी बिक जाएगी, क्योंकि गाड़ी वो फ्री में लेते हैं। और 3 साल गाड़ी आपका खून चूस के हमारे जैसे भाई उस पर नौकरी करेंगे और उसके बाद जब वो गाड़ी बेचेंगे तो 3 लाख 3.5 लाख की उनकी गाड़ी बिक जाएगी। तो अगर उन्होंने 10 गाड़ी ली है तो 30 लाख का फायदा उनको हो जाएगा। औद्योगिक घराने इस तरह से हमारे को लूटते हैं। बड़े बड़े जितने भी घराने हैं आप जानते हैं कि सब जगह हर चीज पर, हर जहां मुनाफा है वहां पर ही बढ़ते चले जा रहे हैं। आने वाला समय इलेक्ट्रिक बस का है। इलेक्ट्रिक बस अगर आएगी, इलेक्ट्रिक टैक्सी अगर आएगी, बार बार हमारे माननीय नितिन गडकरी जी मंत्री परिवहन ये कहते हैं कि आने वाला 21 के बाद कोई भी 25 के बाद कोई भी डीजल गाड़ी नहीं चलेगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली से मुझे मनाली जाना है तो कौन सी गाड़ी मुझे वहां लेके जाएगी? कोई कानून की व्यवस्था इनके पास नहीं है। ये बात करते हैं लेकिन नीति नहीं बनाते, ये आदेश लागू कर देते हैं लेकिन आदेश कैसे लागू होगा वो देखते नहीं है। आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली से अन्य राज्यों की गाड़ी आकर दिल्ली में चल रही है तो दिल्ली में गाड़ी रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो रही? जब एक गाड़ी महाराष्ट्र से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से रजिस्टर्ड होकर दिल्ली में चल सकती है तो दिल्ली का परिवहन कार्यालय उस गाड़ी को रजिस्टर क्यों नहीं कर रहा, पंजीकृत क्यों नहीं कर रहा? ये मित्रों एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। तो मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आप अपना बहुत से बहुत ख्याल रखें। आपका शरीर है तो सारी दुनिया है, अगर आपका शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। बरसात है, पानी है, गाड़ी निकालते हुए ध्यान रखें। मजबूरी आपकी है, मैंने पहले वर्णन कर दिया, पर मन में पीड़ा होती है जब आके लोग फ़ोन करते हैं, मिलते हैं। जहाँ वो रोते हैं उसके साथ साथ हमारा भी हृदय रो पड़ता है और कहता है कि काश मेरे हाथों में इतनी पावर होती कि मैं सबके दुख हर लेता। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला, सबका भला हो। पर दोस्तों वो भला तब हो सकता है जब हम आपस में एक दूसरे को सम्मान देना सीख लें। हम आपस में कम से कम अपने किसी ड्राइवर भाई का बुरा ना करें, उसके लिए बुरा ना बोले। अगर बुरा वो है तो कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले आप कोई। कहते हैं ना, जब मैंने अपने अंदर देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। आप सबकी बुराइयां देखते हैं, एक दिन अपनी बुराई देख के देखें। आप ये देखें कि एक दिन मैं दिन में एक कार्य ऐसा करूं जिससे मेरे किसी भाई को कोई रोजगार मिल जाए, कोई भला मिल जाए। फल की इच्छा ना करें कि कोई आपको धन्यवाद देगा, कोई नहीं देता। मैं करता रहता हूँ, कोई धन्यवाद नहीं देता, लेकिन अपने मन में एक इच्छा रखें कि मुझे एक नेक काम जरूर करना है रोज। अच्छा बोलें, सुंदर बोलें, सबका सत्कार करें, यही मेरी विनती है। जिन भाइयों ने अभी तक वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें। एक मंच पर आएँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हक के लिए। इंकलाब जिंदाबाद।